बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुकमा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम। और अब बाहर से हम गर्मी की तरफ चल पड़े और गर्मी इस वक्त जो देखा जाए 27 सर पे और 27 को बड़े बड़े डिसीजन, वैसे तो 25 को भी बड़े डिसीजन होने हैं, लेकिन 27 अभी आज का दिन बाकी है। आज का दिन बाकी है। कल जब हम बैठे होंगे तो हम इस बारे में प्रेडिक्शन कर रहे होंगे कि क्या होने वाला है, लेकिन आज भी हम कर सकते हैं, देख सकते हैं गर्मी की शिद्दत में जो इजाफा है, सियासी गर्मी मेरी मुराद है, वो सियासी गर्मी इस वक्त लगता यही है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रही है। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त तक तो ऐसा कह रहे हैं कि मैंने तमाम पत्ते नहीं खेले, अभी एक पत्ता तुर्क का जो है वो मैंने संभाल के रखा हुआ है। वो पत्ता कौन सा है जिसके बारे में ऑपोजिशन कह रही है कि वो पत्ता एक ही है, वो सिर्फ इस्तीफे वाला पत्ता है उनका। अच्छा, वो कह रही है कि हुकूमत आप गिरा दें बट हम इस्तीफा नहीं देंगे, और अगर हमारी हुकूमत गिराई गई तो फिर हम बहुत खतरनाक साबित होंगे और फिर हम इसको ऐसे ही लेट गो नहीं कर देंगे। बट सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गंभीर है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। कल इत्तेहादियों का भी ऐलान मुतवक्के है कि वो किसका साथ देंगे, हुकूमत का या पीडीएम का। काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, बट मैं एक चीज़ सोच रही थी कि 11th आवर, यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। मतलब यहाँ पर आपको नहीं पता होता कि कब क्या हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी ये भी हो सकता है कि कल वो कहें नहीं हम हुकूमत के साथ ही रहेंगे। अपेरेंटली तो वो अपोजिशन के साथ ही है, बट कुछ भी हो सकता है। तो ये कहना मेरे ख्याल में अभी भी बहुत ज़्यादा कबल अज़ वक्त है। तो हमें अभी रखा हुआ है, एक जैसे ड्रामे का सस्पेंस होता है ना, उस तरह से ड्रामा चल रहा है। खैर हरमीत की तरफ चलते हैं। हरमीत को हम भूल गए हैं कि हमारा साथी है, हमारे साथ मौजूद है और शहर इक़्तिदार में बैठा हुआ, वो क्या सोच रहा है। हरमीत अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रऊफ साहब, अगर हम मौसम की बात करें तो इस्लामाबाद में हल्की फुल्की हवाएं चल रही हैं, थोड़ा सा मौसम में ठंडक तो आ गई, लेकिन सियासी गहमी की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली नज़र आ रही हैं। और आपकी बात दुरुस्त है कि खान साहब डी चौक में भी कहा करते थे कि मेरे पास काफ़ी सारे सरप्राइज़ है, और तकरीर ख़त्म हो जाती थी, हम हैरान होते कि कब सरप्राइज़ जो है वो खोलेंगे, बात करेंगे, लेकिन वो तकरीर ख़त्म हो जाती है और सरप्राइज़ के लिए हमें दूसरा दिन इंतज़ार करना पड़ता। अब भी कुछ सिचुएशन जो हमारे सामने है वो उससे हालात से ये अंदाज़ा हो रहा है कि पत्ते जो हैं अपोजिशन के पास हैं तमाम तर, और जिस टाइम वो खेलना चाहें तो इस टाइम अगर हमें कुछ चीज़ें दिखाई देनी हैं तो इस वक्त अपोजिशन के पास सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन रोमा ने भी बात दुरुस्त की कि हुकूमत है उनके पास, किसी वक्त पलटा बदल सकता है, और किसी न किसी तरह, जिस तरह आमिर लियाकत साहब अपनी बेगम के हमरा दोबारा मुलाकात के लिए पहुँचे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब के साथ उनकी जो ख्वाहिश थी कि उनकी मुलाकात हो और मुलाकात हो चुकी है, तो ऐसे कई जो उदास हैं उनकी अगर मुलाकातें हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि उदासी दूर भी हो सकती है। हाँ, लेकिन कल आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो वीडियो थी वो अच्छी खासी वायरल हुई, और उसमें वो बड़े एक डिफरेंट और मुनफरद अंदाज में, एक जॉली अंदाज में कह रहे थे कि जो लग रहा है वो नहीं होगा और जो नहीं लग रहा वो हो सकता है। पता नहीं, उन्होंने पहलियां ही रखी हुई हैं, मतलब वो भी मेरे ख्याल में इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ प्रिडिक्ट कर सके कि क्या होगा। लेकिन हकीकत यह है, राजा रियाज साहब ने कल जो दावा किया और उन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा, ख़ास तौर पर 2 वज़रा के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, और उन्होंने तो बुज़दार तक की बात कर दी कि बुज़दार साहब जो हैं वो भी इधर उधर अपने कॉन्ट्रैक्ट ढूंढते फिर रहे हैं कि जब यहाँ से हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर उन्होंने कौन सी पार्टी को ज्वाइन करना। अब 33 के करीब कह रहे हैं वो कि एम एन एज ऐसे हैं जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। ऐसे में ये इल्ज़ामात भी लगे कि हुकूमती अहदेदारों की तरफ से, बॉसों की तरफ से, इवन वज़ीर आज़म ने भी कहा कि 20-20 करोड़ लेके ये लोग मुनहरफ हुए हैं। लेकिन अली मोहम्मद ख़ान जो हैं, जो PTI के एक बड़ा सरकर्दा लीडर हैं, उन्होंने ये कहा कि ऐसी बात नहीं है, ज़्यादातर लोग नाराज़ हैं, कस्में खा रहे हैं, कुरान के ऊपर हाथ रख के कस्में खाई जा रही हैं कि हमने पैसे नहीं लिए। बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल, ये हम तमाम तरह चीज़ें आगे चलकर डिस्कस भी करेंगे। अभी हम आज की टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। डेली डोज के साथ आगाज़ करने के बाद हुकूमती इत्तेहादियों की फजल रहमान को यकीन दहानी और कल अहम ऐलान भी मुतवक्के है कि इत्तेहादी किस का साथ देंगे, हुकूमत का या PDM का। इस बारे में भी बात करेंगे। बागी अरकान की गुजार हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात, क्या क्या इल्ज़ामात आयद किए गए हैं और हुकूमत अपने दिफा में क्या कहना चाहेगी। हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत हमें शो में ज्वाइन करेंगे। अपार्ट फ्राम दिस, एक बड़ा ही टैलेंटेड स्टूडेंट है जिसने बासानी निकासी का तरीका ढूंढ निकाला है। वो तरीका क्या है और इस तरीके के ज़रिए पानी को किस तरह से
फिल्टर किया जा सकता है वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ जिस तरह से हमने आगाज़ में मौसम का जिक्र किया था, कराची का जो मौसम है उसमें भी बहुत ज़्यादा शिद्दत आती जा रही है। 25 से 27 मार्च बहुत गर्म तरीन दिन होने वाले हैं। ऐसे में एहतियाती तदाबीर क्या अपनाई जा सकती हैं, इसको भी देखेंगे। और आखिर में पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट मैच क्या फैसला कुन साबित होगा या नहीं होगा, इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन, अवेयरनेस मैसेज की तरफ आते हैं, जो कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से है। इस रमज़ान ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी से इज्तनाब करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। हमारे पास एक स्पेशल मैसेज भी है, आइए चलकर देखते हैं। दुकानदार भाइयों, रमजानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें, ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा। और इसी खूबसूरत मैसेज के साथ अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे। और आज टीबी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। टीबी जो कि एक जरासीम, एक बैक्टीरिया के ज़रिए फैलता है और कंटेजियस भी कुछ केसेस में हो जाता है। नॉर्मली दो तरह के टीबीज़ होते हैं, एक एक्टिव और दूसरा नॉन एक्टिव। सो नॉन एक्टिव के बारे में नॉर्मली ये कहा जाता है कि अगर आप इसका जरासीम कहीं से कैच भी कर लेते हैं और आपकी बॉडी के अंदर भी चला जाता है, लेकिन वो ना आपको बीमार कर सकता है ना दूसरे लोगों में फैल सकता है। बट इसमें ये सलाहियत होती है, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये एक्टिव में कन्वर्ट हो सकता है। और एक्टिव टीबी जो है उसका इलाज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट एक्टिव टीबी इज़ द वन जो आपको भी बीमार करता है, उसके सिम्टम्स भी आते हैं, प्लस वो दूसरों में भी मुंतकिल होने की सलाहियत रखता है। और नॉर्मली जो शख्स टीबी से मुतासरा जो शख्स होता है, जिसमें एक्टिव बैक्टीरिया, एक्टिव जरासीम पाया जाता है, जब वो हवा में सांस लेता है, खांसता है, बोलता है, कुछ भी कहता है, तब जो है ये दूसरे शख्स में कंटामिनेटेड एयर के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र होता ये है कि जो मरीज़ है ख़ास तौर पे टीबी का, वो जगह जगह थूकता है या खांसता है या छींकता है, तो उसकी वजह से दूसरे लोग सेहतमंद जो होते हैं उनके जिस्म के अंदर ये चला जाता है। इस वक्त अगर देखा जाए तो ये जो बैक्टीरिया है वायरस के बाद, यानी कोरोना वायरस के बाद पिछले चंद बरसों में सबसे ज़्यादा हलाकतें दुनिया में इसकी वजह से हुई हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसको, हालांकि इसका 100% ट्रीटमेंट हो जाता है, लेकिन इसकी वजह से अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं। हमारे पास एक डेटा है जो बताता थे 2018 में 44,000 के करीब इसकी वजह से लुकमा अजल बने। और मैं ये बताऊं थोड़ा सा कि यूरोप में पिछले कुछ यानी अभी 50, 60, 70 साल पहले जब इसका इलाज पूरी तरह दरियाफ्त नहीं हुआ था, और 100 साल पहले तो और भी ज़्यादा, तो बेशुमार नौजवान इसमें मुब्तला हो के इस मरज़ में मौत के हाथों जान की बाजी हार जाते थे। और उसमें बड़े बड़े लोग थे। जॉन कीट्स बहुत बड़ा शायर है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उसका भाई, उसके वालदैन वो टीबी की वजह से फौत हो गए, और ख़ुद वो 19 साल का था जब उसको इस मरज़ का शिकार वो हो गया। और उसकी वजह से फिर उसने बड़ी पोइट्री लिखी, दर्दनाक पोइट्री है, बड़ी मेच्योर पोइट्री है, लेकिन हैरान कुन पोइट्री है। यानी वो जो ओड्स हैं उसकी, और लबेले डैम सा मगज़ी ख़ास तौर पर, जिसमें लोगों ने, बहुत बच्चों ने भी पढ़ी होगी। कायद-ए-आज़म हमारे जो हैं लीडर, वो टीबी के मरज़ का शिकार थे, उस वक्त तक इलाज नहीं मुयस्सर था। लेकिन अब चूँकि इलाज है, और टीबी का इलाज ऐसा है कि अगर आप अपना इलाज करवा लें तो आप 100% इस मर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। हरमीत, आप कोई कमेंट ऐड करना चाहेंगे, कोई लोगों को मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, रऊफ साहब ने दुरुस्त फरमाया। मैं समझता हूँ कि एक ऐसा वक्त था, जिनाह साहब को उन्होंने मिसाल दी, बड़े बड़े ऐसे लोग जिनको उस वक्त ये मर्ज जो आम थी और उस वक्त इलाज भी मुमकिन नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब अगर हम चीज़ें देखें तो बहुत सारी चीज़ें से बदलाव। इवन के टीबी के पेशेंट के साथ लोग बैठना भी पसंद नहीं करते, लोगों को वैसे ही खौफ आता था,
लेकिन अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हुई कि अब लोगों को थोड़ी बहुत समझ आ गई कि इससे वो फैलने का जो खदशा था बहुत तेज़ी से, वो तो नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये है कि इलाज मुमकिन हो पाया और कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम अगर इलाज है और वो कई हॉस्पिटल में फ्री बिल्कुल मिल रहा है तो होना चाहिए कि अपनी ट्रीटमेंट अगर बर वक्त हो जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़े हादसे से आप बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ अभी हम अपने डेली डोज की तरफ आएंगे और हमसे पहली स्टोरी जनाब बहुत इंटरेस्टिंग है। दुनिया की सबसे पतली कलाई वाली सबसे बारीक डायल वाली एक रिस्ट वॉच तैयार की गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर आप इसको पहनेंगे तो आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा और इसकी कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसके डायल की जो मोटाई है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये 1.8 मिलीमीटर है। इसकी कीमत $4,40,000 है, विच मेक्स 8 करोड़ के करीब जो पाकिस्तानी रकम जो है ये बनती है। वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव, नॉट मोस्ट एक्सपेंसिव, मेरे ख्याल में द ओनली एक्सपेंसिव कह लें। 8 करोड़ इज़ अ बिग अमाउंट। सो ये अब लोगों के लिए भी अवेलेबल है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो पहन भी सकते हैं डेफिनेटली। बुल्गारी कंपनी की बनाई है, इसका नाम बुल्गारी ऑक्टिफनी है और अल्ट्रा स्लिम है, इसी हवाले से इसका नाम रखा गया है। और ये 8 करोड़ रुपए तकरीबन पाकिस्तानी, बाज नहीं आना लोगों ने, लोग हमारे यहाँ बड़े अमीर कबीर जो हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी महंगी घड़ियाँ पहनते हैं। हालांकि अब आम पब्लिक में अगर देखा जाए घड़ी का रिवाज कम होता चला जा रहा है। आई लाइक वेयरिंग वॉचेस, लेकिन ये है कि आम लोग अब अपने फोन से ही मतलब कर लेते हैं। मुझे कई गिफ्ट भी मिल जाती हैं और रोज़ा वैसे ही पड़ी होती है, दोबारा मिली तो मैं आप दोनों के लिए भेजूंगा। प्लीज़, यही मैं भी कहने वाली थी कि ऐसी चीज़ अगर आप खुद नहीं पहनते तो हम बैठे हुए हैं, मुंतज़र होते हैं ऐसी चीज़ के लिए। घड़ी जो है वो बड़ी खूबसूरत लगती है अगर आपने डिसेंट और डेलिकेट सी अगर पहनी हो, सो वो अच्छा लगता है। लोगों में आजकल रुझान ये, हर एक के हाथ में तो फ़ोन होता है, सो वो फ़ोन को ही ज़्यादा टाइम वगैरह देखने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं। या आजकल स्मार्ट वॉचेस का रुझान बहुत ज़्यादा है, वो अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर किसी खातून ने पहनी है या अगर मर्द ने भी पहनी है, अगर मैं देखूं तो मुझे लगे कि ये टोटल आपने वेस्टर्न अटायर रखा हो, या लड़के जो हैं बड़ी फंकी सी ड्रेसिंग, फिर अच्छी लगती है। अदरवाइज एक प्रॉपर अटायर के साथ फिर डिसेंट और डेलिकेट सी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, घड़ियाँ अच्छी लगती हैं। एनीवेज, इसी अपडेट के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी हमारे पास जनाब वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कैसा अलार्म तैयार किया गया है जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसीज ऐसी सेट की जाएंगी जो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करेगा, फ्रेश करेगा और आप तरोताज़ा उठेंगे। और इसके बारे में कहा जाता है कि यूनानी साइंटिस्ट ने इसको बहुत साल पहले इस पर काम शुरू किया था और अब इस पर दोबारा से काम जिस तरह से हुआ है, और इसमें मेरे ख्याल में, अच्छा ये तो एक ऐसा अलार्म जिसकी धुन आपको बहुत ज़्यादा एनर्जाइज करेगी, आप फ्रेश उठेंगे, बट नॉर्मली ये तमाम चीज़ें होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड की। आप उसको जो मैसेज देकर सोते हैं या जो करते हैं वो मेरे ख्याल में वहाँ पर फीड होता है और फिर आप उसी के मुताबिक, हरमीत शायद आप मेरी इस चीज़ से अग्री करें, मैं अपना अगर ज़ाती एक्सपीरियंस शेयर करूँ, अगर मैं रात 2 बजे भी सो रही हूँ बट मैं अगर ये खुद को कहकर सोऊं या अपने ब्रेन को, विच इज़ द सबकॉन्शियस पार्ट, उसको अब आप एवं ही अपने माइंड में रिकॉल करके सोए ना कि भाई मैंने सुबह इतने बजे उठना है, यू हैव टू हेल्प मी, मैं इसी तरह करती हूँ, तो बिलीव मी कि उसी तरह आपकी आंख खुल जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बिल्कुल अगर आपको बताऊं कि नॉर्मली मैं बहुत जल्दी सो जाता हूं, तकरीबन 9:30 10 बजे तक मैं सो जाता हूं, लेकिन 2-3 रातों से मुझे नींद नहीं आ रही है सही तरीके से। तो हालांकि मुझे आज मैं सुबह 5 बजे मेरी आंख बंद हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने टाइम के मुताबिक ही उठा हूँ। तो आपकी बात दुरुस्त है कि अलार्म की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, जब आप माइंड सेट आपका हो कि भैया मैंने इस वक्त उठना है तो आप उठ ही जाते हैं। बिल्कुल। खैर, यहाँ पे बात चूंकि अलार्म के हवाले से हो रही है, तो माइकल जैक्सन का गाना जो 11 साल की उम्र में उन्होंने गाया था, ABC, उसके हवाले से कहा जाता है कि वो बेहतरीन फ्रीक्वेंसी है, बेहतरीन आवाज़ है जगाने के लिए। तो साइंसदानों ने जहाँ ज़्यादा रिसर्च की है वहाँ इस बात पे भी रिसर्च करके माइकल जैक्सन के गाने को ABC के हवाले से कहा है कि ये बेहतरीन है। तो और कुछ चीज़ तो चले, माइकल जैक्सन का गाना लगा लें, वो आपको बेहतरीन अंदाज में उठा देगा अगर आपकी आँख ना खुले तो। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे डेली डोज की, और हमारे पास लास्ट स्टोरी ये है यूक्रेन क्राइसिस, रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो जंग इस वक्त जारी है, इसमें ऐसे में हमने देखा कि यूक्रेन से बहुत से लोग उन्होंने अपनी जगह मुंतकिल करना शुरू कर दी, नकल मकानी शुरू कर दी। ऐसे में बहुत से जानवर फंस गए और ऑब्वियसली जानवर उस तरह से मूव नहीं कर सकते अनलेस आप उनको हेल्प आउट ना करें, जिसमें बिल्लियाँ शामिल हैं, जिसमें कुत्ते शामिल हैं। सो ऐसे में एक शख्स
जिसने इनकी बहाली का बीड़ा उठाया। और इस शख्स का ताल्लुक पोलैंड से है। इसने तमाम तर जानवरों को रेस्क्यू किया, उनको प्रॉपर एक सेंटर में रखा और वहाँ पर उनको प्रॉपर खुराक दी गई और उनके लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, जिससे वो थोड़ा सा, बिकॉज जानवरों में भी तो एक साइकोलॉजिकल सर्कल चल रहा होता है ना, तो वो उससे थोड़ा सा बाहर निकल सकें। सो द मैसेजेस के जो एनिमल लवर्स होते हैं वो तो ये काम करते हैं, प्लस जहाँ हम ह्यूमन बींग्स की फलाह के लिए, बहाली के लिए बहुत काम करते हैं, वहाँ पर जानवर भी हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, सोसाइटी का हिस्सा है, अहमियत भी रखते हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अ काइंड ऑफ मैसेज ऑल्सो। हाँ, बड़ा अप्रिशिएबल है। मतलब ये है कि जहाँ पे इंसानों की बहाली के लिए काम हो रहा है, वो बहुत से जो लोग हैं जो यूक्रेन छोड़ रहे हैं, उनको मुख्तलिफ आस पास के मुल्कों में बसाया जा रहा है। उनमें छोटे बच्चे जो हैं, उनके बारे में भी मैं पढ़ा था कि उनको बास को ट्रॉमा सेंटर की तरफ से नफ्सियाती तौर पे जंग की हौलनाकी के जो असरात हैं उनके जहनों पे वो ज़ाहिर करने की कोशिशें हैं, मां जानवरों के लिए भी इन्होंने किया हुआ है, तो अप्रिशिएबल है। अभी ये इसके जो असरात हैं हौलनाकी के, ये बहुत अरसे तक रहने हैं, क्योंकि इतनी जल्दी ना तो रूस वहाँ से निकलने को तैयार है और ना ही इतने बड़े अंदाज में कोई यूरोप या दूसरा जो है वो वैसे असरअंदाज हो पा रहा है रूस के ऊपर कि वो जंग बंदी हो जाए। तो अल्लाह करे वैसे हो जल्दी, चूँकि बड़ी खौफनाक सूरत हाल है पूरी दुनिया में। ना सिर्फ ये कि जंग की वजह से तबाही आई हुई है, बल्कि उसकी वजह से मईशत, जो आलमी मईशतें हैं, उनके ऊपर बड़े असरात पड़े हुए हैं। तेल की कीमतें, कल मैं देख रहा था ब्रेंट ऑयल जो है वो $121 फी बैरल पे चला गया है, जिसका मतलब यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान न किया होता तो हमारे यहाँ 10-15 रुपए तेल की कीमत में फिर इजाफा हो जाता। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ हम अपने डेली डोज को लगाएंगे फुल स्टॉप। शो शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। सियासी गहमा गहमी इस वक्त रूज पर है। हुकूमत की 3 बड़ी इत्तेहादी जमातों ने अपोजिशन की हिमायत का फैसला किया है और ज़राए ऐसा बताते हैं कि हुकूमती इत्तेहादी जमातें, जिनमें MQM शामिल है, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ शामिल है, जिनमें बाप शामिल है, अपोजिशन की हिमायत का ऐलान करेंगी और ये ऐलान 25 मार्च यानी कि कल मुतवक्के है। इसके साथ साथ GDA के भी 2 अरकान हैं जिन्होंने अपोजिशन की हिमायत का ऐलान करना है। तमाम तर सिचुएशन और ऐसे में इमरान खान साहब का अगर हम बयान देखें, कल की स्टेटमेंट देखें, तो उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, हुकूमत जाती है तो जाए लेकिन फिर छोड़ूंगा भी नहीं। सो इस वक्त ओवरऑल एनालिसिस के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब हमें शो में ज्वाइन करें। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर सबसे पहले तो इमरान खान साहब का जो कल का बयान है, आपको क्या लगता है कोई स्ट्रैटेजी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, और क्या कोई सरप्राइज इमरान खान साहब की तरफ से आ सकता है? देखिए, बिल्कुल आ सकता है। गवर्नमेंट को हमेशा ये याद रखें, गवर्नमेंट को हमेशा थोड़ी सी एज हासिल होती है उसके पास। इस पूरे इसमें अगर हम 1989 में देखें कि जब इस्टेब्लिशमेंट पूरी कम्प्लीटली जो है बेनज़ीर के ख़िलाफ़ थी, उस वक्त भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिफीट हो गई थी। और सिर्फ फ़र्क ये था कि उस वक्त स्पीकर जो थे मेराज खालिद साहब ने बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया था कि उन पर इवन अपोजिशन ने कोई उंगली नहीं उठाई उनके ऊपर। यहाँ सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ स्पीकर असद कैसर साहब का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो कई ट्रिक्स जो हैं वो कर सकते हैं। अब वो ना सिर्फ ये कि स्पीकर हैं इस वक्त, वो PTI की प्रोएक्टिव टीम का हिस्सा हैं जो मुज़ाकरात भी कर रही है, इवन इत्तेहादियों से भी मुज़ाकरात कर रही है। तो उनको अनलाइक स्पीकर्स जो है वो उससे ज़्यादा उनका रोल नज़र आता है। वो PTI की कोर कमेटी का भी हिस्सा बन गए हैं। तो मेरा ख्याल है वो कल क्या करेंगे, कल जब सेशन शुरू होगा तो उनका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को एंटरटेन करेंगे कल, या जिस तरह एक रिवायत है कि कोई रुकन का इंतकाल हो जाए तो फातिहा करके ताज़ियत करके एक दिन के लिए सेशन मुलतवी करता है। क्या वो सेशन एक दिन के लिए मुलतवी करेंगे या वो सेशन को जो है वो कई दिनों के लिए मुलतवी कर देंगे, या गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर सकते हैं, या हो सकता है कि सदर का कोई और। लेकिन ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसमें लीगल हिच मौजूद हैं और शायद PTI ने अपना ये जहन बनाया हुआ है कि ये लीगल फ़ाइट होती है तो होने दें, लेकिन इस वक्त
मोशन को उस तरीके से एंटरटेन ना करें, इतनी जल्दी में ना करें। तो इम्पोर्टेंट, कल का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है दो लिहाज से। एक तो ये कि स्पीकर क्या करते हैं, और दूसरे ये कि कल कितने अरकान कौमी असम्बली पहुँचते हैं। अब कल बज़ाहिर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोटिंग का नहीं है, तो ऐन मुमकिन है कि सारे लोग ना हों, ऐन मुमकिन है कि वो जो डिसिडेंट्स हैं पीटीआई के वो ना आएँ या लाए जाएं, ऐन मुमकिन है कि जो है अपोजिशन भी एक टोकन उनकी प्रेजेंस हो, लेकिन अपोजिशन फिर भी ज़्यादा नंबर में आएगी, क्योंकि उन्होंने ये इंसिस्ट करना है सेशन कब होता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मोशन कब प्लेस होता है। तो अच्छा खासा स्टॉमी सेशन कल नज़र आता है कि कल होने जा रहा है स्टॉमी सेशन। अब उस स्टॉमी सेशन को ऐसा ना हो कि हंगामा आराई की नज़र हो जाए और फौरी तौर पे इजलास मुलतवी कर दिया जाए, और ये वो कहा जाए कि जी चूँकि हंगामा हो रहा था, किसी भी सूरत में हंगामा आराई हो रही थी, तो सेशन कंटिन्यू करना। तो स्पीकर अपने बहुत से इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में कर रहे हैं। ये तय है कि जब भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी, अनटिल अनलेस सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आ जाता है, तो वो स्पीकर जो है उनके वोट काउंट नहीं करेंगे, जो डिसिडेंट्स हैं उनको। तो ये जो एक तनाज़ा है, वो ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट अगर वादे तौर पे कह देती है कि आप नहीं रोक सकते वोट देने से, तो फिर तो अपोजिशन के लिए एक अच्छी खबर है। लेकिन अगर वो रोक दिए जाते हैं, या साथ में ये भी कह दिया जाता है कि आपको रोका तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐन मुमकिन है कि बाद में अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो तो वो फॉर लाइफ हो जाए, तो अपोजिशन जो डिसिडेंट्स हैं उनके सर पे भी अभी तलवार लटक रही है। अब इत्तेहादी क्या करते हैं, इत्तेहादियों का अभी तक जो है वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है। तीसरा जो चीज़ है, जो प्राइम मिनिस्टर गालिबन जिसको अपना ट्रम्प कार्ड कह रहे हैं, वो ऐन मुमकिन है कि अपोजिशन के अंदर से डिफेक्शन हो रही हो, ऐन मुमकिन है कि PMLN के कुछ लोग टूट रहे हों। इस चीज़ का कभी इम्कान है, क्योंकि PMLN में भी एक प्रॉब्लम है कि बहुत से ऐसे लोगों को जिनको एश्योरेंस दी गई है डिसिडेंट्स को कि उनको आइंदा इलेक्शन लड़ाया जाएगा, वहाँ भी तो कुछ MNAs इस वक्त PMLN के होंगे। क्या वो MNAs कंफर्टेबल होंगे इस सूरत हाल से कि उनको आइंदा शायद टिकट ना मिले? तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास कुछ कार्ड्स अभी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कल के बयान में दो अहम बातें हैं। एक ये कि वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत जाए ना जाए, हुकूमत जाए तो जाए, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब इसके क्या माने हुए? या तो ये कि वो ये समझ रहे हैं कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैरी हो जाती है तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट ख़त्म हो जाएगी। एक लीगल वो ये भी हो रहा है कि ये तो सही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगी, तो प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो वैक्यूम होगा वो कैसे फिल होगा? क्या प्रेसिडेंट, क्योंकि उसमें कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर नहीं है, क्या प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट पाकिस्तान इमरान खान साहब से ये कह सकते हैं कि आप उस वक्त तक कंटिन्यू करें जब तक कोई नया वज़ीर आज़म नहीं आ जाता? अब ये जो स्पेस है ये डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये कितने अरसे में फिल होगा। तो एक लीगल बैटल में हम चले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त, और वो एक चार्ज एटमॉस्फेयर भी वो क्रिएट कर रहे हैं। कितने लोग वो लेकर आते हैं 27 मार्च को, और अपोजिशन भी लेकर आती है, या कोई तसादुम की जो सूरत हाल भी बन सकती है। तो अभी गेम इज़ नॉट ओवर, और मुझे नहीं पता कि हु विल हैव द लास्ट लाफ। ठीक है। अच्छा मदर, ये बताओ, एक तो दो तीन बातें मजहर साहब, चले हरमीत का सवाल पहले ले लेते हैं। जी हरमीत। जी मजहर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि आप जिस तरह आप फरमा रहे थे कि कार्ड हुकूमत के पास कुछ भी हैवी कार्ड हो सकता है, लेकिन साथ साथ अगर हम देखें चौधरी निसार साहब की भी मुलाकात हुई जिसकी तस्दीक PM हाउस से भी हो चुकी है। क्या आपको लगता है कि ये जो मुलाकात है कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ को? लॉन्गर टर्म में फ़ायदा पहुंचा सकती है। चौधरी निसार एक ब्रिज हो सकते हैं बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, और चौधरी निसार का आगे एक पॉलिटिकल रोल हो सकता है। उनसे लाख इख्तलाफ सही, लेकिन उनकी इंटेग्रिटी पे बहरहाल लोग वो करते हैं।
कि वो अच्छे वो हैं, और नवाज शरीफ से इतने सालों जो उनका रहा है, तो उन्होंने वही कार्ड अपना प्ले किया है और एक ब्रिज का रोल उन्होंने प्ले किया है। अब पता नहीं चौधरी निसार इस वक्त तो कोई उनके लिए इफेक्टिव नहीं हो सकते। चौधरी निसार, असल चीज़ ये कि इमरान खान साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब किसको लगाएंगे? क्या वो अलीम खान को लगा रहे हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, या जहांगीर तरीन ग्रुप से किसी को लगा रहे हैं? अब उन्होंने दोनों में से किसी एक को पिक करना है, तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप में से एक को पिक करना है। ठीक है, ये बात तय है कि अब PMLQ से उनके राब्ते तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, और वो अब इस चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि तरीन और अलीम खान ग्रुप जो है वो वापस आ जाएं PTI में। बिल्कुल ठीक है, हैं तो PTI में, लेकिन ओपनली आ जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास साहब शो में मौजूद थे। सर, मैं चाहूंगी इस सेगमेंट का इख्तिताम आप करें किसी। जी बिल्कुल, मैं करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत से सवालात हैं। कल काजी फायद ईसा, अभी अगर वक्त होता तो हम इसके बारे में बात करते, जो उन्होंने लेटर लिखा चीफ जस्टिस को, और उसके बारे में उन्होंने कहा कि जो लार्जर बेंच बनाया गया है उसमें भी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है, और उन्होंने कहा कि इसमें सीनियर तरीन जज यानी वो खुद, उनसे कोई मशवरा नहीं लिया गया और जूनियर जजेस जो हैं उनको लार्जर बेंच में शामिल कर लिया गया है। ये कंट्रोवर्सी एक बार बन गई है। और कंट्रोवर्सी में एक सवाल ये भी उठा है कि काजी ईसा का खुद कहना कि जनाब मुझे शामिल करें, ये भी एक गलत बात है। लेकिन बहरहाल इन चीज़ों की तरफ हम चलेंगे, अभी ब्रेक ले लेते हैं। बिल्कुल, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। पॉलिटिकल सिनेरियो को अगर देखा जाए और इस वक्त जो हुकूमत को चैलेंजेस का सामना है उन हवालों से देखा जाए तो इस वक्त हुकूमत को बहुत से महाजों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ इत्तेहादी हैं, दूसरी जानिब अपने ही मुनहरफ अरकान हैं, और तीसरी तरफ अगर देखें तो जो अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद की रिक्वेजिशन दे चुकी है और लाना चाह रही है, इसको नाकाम बनाने पर बहुत सी चीज़ें इस वक्त ऑन गोइंग है, बहुत सी चीज़ें अपेरेंटली हो रही हैं, बहुत सी चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं। और ऐसे में ही एक और सिचुएशन का सामना बागी अरकान की जानिब से हुकूमत पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और ऐसे में मखदूम बासित बुखारी जो हैं उन्होंने ये कहा है कि उनको बहुत से रिजर्वेशन है वफाक और पंजाब की हुकूमत पर, और इसके साथ साथ और बहुत सी बातें। और इन तमाम तर सिचुएशन में अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर साहब कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम फ्रस्ट्रेटेड भी हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, क्या स्ट्रैटेजी, क्या सरप्राइज़ दे सकते हैं? इस वक्त तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जीमा साहिबा हमें शो में ज्वाइन कर चुकी हैं। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। बहुत मेहरबानी आपकी, आपके टाइम के लिए। अच्छा ये फरमाइए कि ये जो बुज़दार साहब के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात आ गए, बासित बुखारी ने भी इल्ज़ाम लगा दिए, उससे पहले राजा रियाज ने, और कहा या तो DC AC लाखों रुपए लेके बिकते रहे हैं। ये इल्ज़ामात कितने सही हैं? मतलब क्यों ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं आपके अपने ही लोग? देखिए रऊफ भाई, सबसे पहले तो ये कि ये इनके इल्ज़ामात के अंदर कितनी हकीकत और सच्चाई हो सकती है, या जो सुनने वाले हैं उसके ऊपर कितना यकीन करेंगे, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि आप गवर्नमेंट का हिस्सा होते हुए आप हमारी टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के बाद सिंध हाउस में पाए जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो कुछ हुआ वो सबसे ढका छुपा नहीं है, और फिर जिस तरह से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, शवाहिद, कुछ चीज़ें हमने सामने रखी हैं, कुछ इंशाल्लाह हम 27 को भी अनवील करेंगे। तो उसके बाद एक ऐसे टोले का इस तरह की बेसलेस एलिगेशंस लगाना, हाँ उनके पास अगर कोई सबूत है तो वो सामने लेके आए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कभी भी कोई चीज़ एविडेंस वाली आई है या जिस चीज़ में हकीकत हो, वो तो इस चीज़ को हमेशा एंटरटेन करते हैं। वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में अपने ही अरकान के खिलाफ न सिर्फ इंक्वायरियाँ की, बल्कि हमने अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी सर्टन डिपार्टमेंट में तो हमने उनके डिपार्टमेंट्स भी चेंज किए। तो ये एक बेतुकी सी बातें हैं। मेरा ये मानना है कि इस वक्त जो है एक वाज़े डिवाइड है। पाकिस्तानी कौम समझ रही है सारी बातों को, उनको सारी समझ बूझ है, वो देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ऐसा क्या बुरा किया जो 70 सालों में ये चोरों डाकुओं का टोला मिलके कोई एक अच्छा काम बताएं जो प्राइम मिनिस्टर के एक अच्छे इकदाम के बराबर इन सारी जमातों का हो। वो नहीं है। मसलन आप हेल्थ कार्ड की बात कर लें, आप आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात कर लें, ये तो वो गुलाम थे
जो बिके हुए गुलाम थे और जिनकी सही। कमजोरियां ये वो तोते थे जिनकी जानें उनके हाथ में ठीक थी। और है ये मुसरत साहिबा साथ ही रहिएगा। हरमीत क्विकली अच्छा। सवाल कर लें। जी 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 मुसर्रत साहबा, अगर हम देखें जिस तरह आपने बात की कि किसी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने ये बात क्यों नहीं रखी, जो आपके मुनहरिफ अराकीन है उनका भी यही कहना है कि कुछ वज़रा और हमने बारहा वज़ीर-ए-आज़म को ये बात की कि 85 अरब रुपए से ज्यादा करप्शन बुज़दार सरकार कर चुके हैं। तो ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कहा करते थे कि कोई बात नहीं, छोटे मोटी चीज होती रहती है। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है, ये हरगिज झूठ है। यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के आगे 5 रुपए की करप्शन की भी बात की जाए तो वो उसकी भी इंक्वायरी करवाते हैं बाय द वे। और वो प्राइम मिनिस्टर है जो ट्रैवल एक्सपेंस को कंप्रोमाइज भी नहीं करते कि ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। जितने भी डेलीगेशन जाते हैं हमारे बाहर, उसके पैसे भी लोग खुद पे करते हैं, तो वो कैसे 1 अरब रुपए की भी करप्शन को टॉलरेट कर सकते हैं? करप्शन के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की और हम सब की जीरो टॉलरेंस है। किसी के पास सबूत है तो वो लाए ना मीडिया पे, जो आके बेसलेस एलिगेशन लगा रहे हैं। कोई एक एविडेंस दे दे ना। 85 अरब तो ज्यादा होता है, 1 अरब का दे दें, 1 करोड़ का दे दें, 1 लाख का दे दें। ऐसे बातें करना फजूल है ना। मैं अभी कह दूं कि इन्होंने, मतलब ये अच्छा नहीं लगता। एक ही सवाल इसी में करना चाहूंगा, टाइम शॉर्ट है। ये कैमरे अरेस्ट कर दिए गए, क्या इसमें सच्चाई है कि बुज़दार सरकार अमेरिका की तरफ रुख कर रही है? ये बात भी है, कोई ऐसी चीजें आ रही है? कैमरे बिल्कुल सीसीटीवी कैमरों को साइड पे कर दिया गया है? सीसीटीवी कैमरों को साइड पे कर दिया गया है? मैं समझी नहीं आपका ये क्या सवाल है। सीएम हाउस के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसमें बाकायदा वीडियो को अरेस्ट किया गया और उनको बुज़दार साहब जो हैं उनके कई चीजें जो है वहां से मुंतकिल कर दी गई हैं। ये मुनहरिफ अराकीन जो है वो कह रहे हैं। ओहो, ये मुनहरिफ अराकीन तो अभी 27 तक और उसके बाद फिर आगे जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नाकाम नहीं होती, ये तो पता नहीं ऐसे ऐसे ज्ञान इनके सामने से आएंगे और ये बेतुकी बातें हैं। और दूसरी बात, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात करूं कि देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डिसाइड किया था कि उस्मान बुज़दार पंजाब के सीएम होंगे, ऐसा ही है जी। तो आगे भी वही डिसाइड करेंगे कि वो कंटिन्यू करेंगे या कोई और होगा। तो इसमें हमें छुपने की, छुपाने की, और वो जो सीएम उस्मान बुज़दार की बात है, उन्होंने हमेशा जब भी कोई इस तरह की मीडिया कैंपेन तक चलती है जिसमें पार्टी के लोग नहीं भी बात करते थे, तो वो अपना हमेशा ऑफर करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर, वो हमेशा जब भी मुलाकात होती थी इस तरह की सिचुएशन के बाद, बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद छी हमारे साथ शो में मौजूद थी। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक के बाद सबसे पहले हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन की बात करेंगे, अवेयरनेस मैसेज की बात करेंगे जो कि है रमज़ान अल मुबारक के हवाले से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के ख़िलाफ़ है। आप अभी कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, हम बारहा ये जिक्र करते रहते हैं कि अल्लाह ताला ने नापसंद फरमाया है नाजायज़ मुनाफाखोरी को और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को, और उसके हवाले हैं बाकायदा कुरान की सूरह अल बकरा से, और फिर उसके बाद मुख्तलिफ अहादीस हैं जो ये बताती हैं कि वो तमाम लोग जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और नाजायज़ मुनाफा कमाते हैं वो अल्लाह की नाराज़गी का सबब बनते हैं। तो इस रमज़ानुल मुबारक कम अज़ कम ये करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे अगर आप पास्ट में ऐसा करते रहें, और आपके इज्तनाब करें, मना हो और मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचाएँ जो आखिरत में भी आपके लिए भला साबित होगा। अभी चलते हैं हम मैसेज की तरफ, मैसेज सुनवाते हैं आपको। दुकानदार भाइयों, रमजानुल मुबारक बस आने ही वाला है। इस पाक महीने में बेहतरीन तिजारत बंदों से नहीं अल्लाह से करें। ऐसी तिजारत जिसका मुनाफा 70 गुना है। तो फिर छोटे और नाजायज मुनाफे के पीछे भागना कहां की अक्लमंदी है? क्या सिर्फ चंद गुना नाजायज मुनाफे के लिए बड़ा गुनाह कमाना घाटे का सौदा नहीं? रोजेदारों को महंगी चीजें फरोख्त करना अल्लाह के गजब को दावत देता है। अल्लाह की मखलूक का हक गस्ब करके अल्लाह के हक यानी रोजे की अदायगी भला कैसे कबूल हो सकती है? इस रमजान अल्लाह की मखलूक के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब्बे कायनात आपके लिए आसानियां पैदा करें।
सो इसी मैसेज के साथ अभी हम शो में आगे बढ़ेंगे और टैलेंट की बात करेंगे। हम अक्सर ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे नौजवान, हमारे यंगस्टर्स, हमारे स्टूडेंट्स बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं, करते भी हैं, और हम देखते हैं कि हर कुछ अरसे बाद कोई ना कोई हमारा यंगस्टर, कोई ना कोई स्टूडेंट मेडिकल के शोबे में कुछ करता है, साइंस के शोबे में कुछ करता है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, IT के शोबे में कुछ ना कुछ किया जाता है। अभी जिस स्टूडेंट से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, इन्होंने निकासी का एक प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवाया है। इस प्रोसीजर के ज़रिए जब बारिश होती है, जो सड़कें हैं स्पेशली कराची में अगर हम देखें, या लाहौर के भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कहीं पर भी वो नदी नालों का मंजर पेश करती हैं और पानी खड़ा हो जाता है। सो इन्होंने एक ऐसा प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवाया है जिस के साथ जब बारिश होगी तो सड़कें जो हैं वो ऑटोमेटिकली पानी जो है बारिश का वो तमाम तर एब्जॉर्ब कर लेंगी। बट ये प्रोसीजर है क्या, इसके हवाले से ये एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं जो कि कामयाब रहा है। मोहम्मद मोमिन इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। मोमिन, थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। और सबसे पहले ये जो एफ़र्ट आपने की है उसके लिए हम आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपके पास प्लान क्या है निकासी के लिए, आपने क्या प्लान तैयार किया है, प्रोसीजर किस तरह से होगा? अच्छा, रोड के ऊपर स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल, रोड के ऊपर बात, उनका यही सवाल है रोमा का कि ये पानी निकासी का सिस्टम कैसा होगा। ओके, बेसिकली ये जो नई कंक्रीट है इसका नाम हमने दिया परमिएबल कंक्रीट कहते हैं इसे। और परमिएबल कंक्रीट का बेसिकली काम ये होता है कि इसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन लेवल होता है ये बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से पानी जब इसके ऊपर आता है तो ये फ़ौरन उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका जो इंटरनल कम्पैक्शन स्ट्रक्चर होता है वो एक स्लांट शेप में बनता है, जिससे होता बेसिकली ये है कि जो भी पानी उसके अंदर गिरेगा तो वो ड्रेन होकर रोड के अंदर जाएगा और इंटरनली रोड के अंदर चला जाएगा, और फिर जाके जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसके अंदर जाके फ्लो कर जाएगा, जिसकी वजह से सॉइल रिचार्ज भी हो जाएगा। और मज़ीद जो हम जैसे कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग जो होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो वो भी पॉसिबल हो सकती है इससे। अच्छा मोमिन, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा यंग हैं आप, और आपकी उम्र में मैं देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं मौज मस्ती में बिजी होते हैं, ज़्यादातर सेल्फियों का दौर है। हमारी रोमो को बड़ी पसंद है ये सेल्फी लेना। इस स्टेज में किस उम्र में आपने ये शुरू की कि भैया मैं ऐसी चीज़ कुछ करूँ कि कुछ निराली सी हो? क्योंकि लोग स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं, किसी और चीज़ की तरफ जाते हैं, आपने एक अलग चीज़ चुनी। तो एज क्या थी जब आपने ये पूरी रिसर्च शुरू की कि भैया मैंने यही करना है? मैं उस टाइम तकरीबन 8-9 साल का था। इट वाज 2012 जब मैंने स्टार्ट किया था। और मैंने स्टार्ट किया था एक्चुअली सोलर एनर्जी के ऊपर, और वहाँ से जाते जाते रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, फिर आहिस्ता लाइटवेट कंक्रीट के ऊपर, फिर मुख्तलिफ प्लांट्स और हाइड्रोलिक प्लांट्स, इस चीज़ों के ऊपर काम करते करते आहिस्ता काफ़ी चीज़ों में हो गया। अच्छा, मैं इसमें आपसे यही सवाल करना चाहता हूँ, जिस तरह ये जो प्रोजेक्ट्स आप रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपने रिसर्च की है, लाइट वेट कॉन्क्रीट्स है क्या चीज़ और उसके फ़ायदे क्या हैं? लाइट वेट कॉन्क्रीट जैसे नाम कहता है, एक लाइट वेट कॉन्क्रीट एक ऐसी कॉन्क्रीट है जो वज़न में कम है। इसका फ़ायदा बेसिकली ये होता है कि जब आप एक प्लाजा बना रहे हैं या एक बड़ा हाई राइज टावर बना रहे हैं, हम पाकिस्तान में देखते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हाई राइज टावर्स बनते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसकी कमी है। तो मेरी हमेशा ये सोच थी कि क्यों ऐसा है। दूसरा एक और काफ़ी कंसर्न था मेजर के इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग जो होती है पाकिस्तान के अंदर, वो क्यों होती है? क्योंकि मैं US से शिफ्ट हुआ था पाकिस्तान में, तो आई वाज वेरी कंसर्न अबाउट दिस सब्जेक्ट के लोड शेडिंग क्यों होती है, क्योंकि इट्स अ वेरी मेजर थिंग, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे हमारी प्रोडक्शन डिपेंड करती है, इकॉनमी ऑफ द पूरी कंट्री डिपेंड करती है। तो इट वाज अ मेजर कंसर्न फॉर मी। तो मैं चाह रहा था कि ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो। तो लाइट वेट कॉन्क्रीट ऐसी कॉन्क्रीट है जो बेसिकली अगर आप प्लाजाज में लगाते हैं, हाई रेज बिल्डिंग्स में लगाते हैं, पहली तो बात आप हाई रेज टावर्स बना सकते हैं उससे, क्योंकि लाइट वेट कॉन्क्रीट है। एंड इफ यू रिड्यूस द हाफ ऑफ द वेट ऑफ द कॉन्क्रीट, यू कैन रिड्यूस द हाफ ऑफ द वेट ऑफ द होल बिल्डिंग। आपका डेड वेट डिक्रीज हो जाता है। उससे फ़ायदा क्या है कि आपके जो रीबार्स लगते हैं बिल्डिंग के अंदर, जो आपकी इंसुलेशन होती है बहुत बढ़ जाती है, आपको AC की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मतलब अगर आपका रफली, अगर लेमैन के लिए मैं आइडिया दूँ, अगर आपका कोई 7-8 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट है तो वो कम होकर 4 बिलियन तक पहुंच जाता है। मतलब इतना बड़ा फर्क पड़ता है। अच्छा, इसमें एक और सवाल रूह साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इनसे कर लूँ। जी, बिजली की जो बचत है, क्योंकि आपने बिजली की बात की कि भैया मैं अमेरिका में था तो यहाँ पे बिजली बहुत मसाइल तो है, अब भी हैं, शहरों में थोड़े से कम हो गए, तो इसमें बचत कैसे होगी? बचत जैसे होगी, बेसिकली इसका जो थर्मल इंसुलेशन है वो 0.09 वाट्स पर मीटर केल्विन है, जबकि कंक्रीट का होता है वो 3-4 के लगभग होता है। तो इसकी इंसुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हीट जो होती है वो अंदर नहीं आती। अच्छा। अगर इसकी स्पेसिफिकली लेमैन के लिए बात करूँ, एक आम आदमी समझ जाए, तो अगर इसके ऊपर फायर अगर लगाई जाए इस कंक्रीट के ऊपर, तो ये 4 आवर्स तक डायरेक्ट फायर को रिटेन करता है विदाउट एनी हीट पासिंग थ्रू इट। अच्छा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो अगर आप
गर्म इलाकों में चले जाएं या माइनस डिग्री में भी चले जाएं, बहुत ज़्यादा सर्द इलाके जो होते हैं, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ जब आप लगाएंगे तो यू डोंट नीड एनी एयर कंडीशनर, यू डोंट नीड एनी चिलर सिस्टम, क्योंकि बड़े मॉल्स होते हैं उनके अंदर सिर्फ मंथली बिल जो होता है वो लाखों में आता है अगर चिलर सिस्टम लगाया जाए। तो इन चीज़ों को रिप्लेस किया जाए अगर इंसुलेशन मटीरियल से, तो यू कैन रिड्यूस अ लॉट ऑफ मनी फॉर लाइफ। मतलब पैसे की बचत, बिजली की बचत और आपकी ज़िंदगी की बचत। जी रोज़ साहब। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं ये महंगा कितना होगा? आप तो देखें ना, पूरे मुल्क के आप कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील किया जाए, और ये लाइट जो विद कंक्रीट है, ये इसकी अवेलेबिलिटी कहाँ पे है? ये कहाँ से आएगा मतलब आपको? ओके, असल में बेसिकली मैंने ये स्टार्ट किया था आज से 6 साल पहले। मैंने कंपनी रजिस्टर कराई थी नैनोलाइट के नाम से, और मैंने ये काम स्टार्ट किया था बहुत यंग एज में, और मैं पायनियर था इस चीज़ के अंदर पाकिस्तान के अंदर। और हमने जब ये काम स्टार्ट किया था, अब वहाँ से लेके आज तक तो ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन लाइन बन चुकी हैं और काफ़ी चीज़ें लाइन में हो चुकी हैं। मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी अब आ चुकी है, पहले नहीं थी। और महंगाई की अगर मैं बात करूँ तो ये नॉर्मल कंक्रीट से सस्ता पड़ता है इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं पड़ता। अगर डायरेक्टली कंपेयर करूँ इट विल बी एक्सपेंसिव, बट इनडायरेक्टली कंपेयर करने का मतलब ये कि जैसे अगर आप प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर कंपेयर करते हैं कि प्रोजेक्ट में सरिया कितना लगा है, इसमें प्लस्तर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वैसे ही 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट आपको वो बच जाता है। तो मतलब 30 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट डायरेक्ट अगर आप बचा लेते हैं तो इट रिड्यूसेस द प्राइस अ लॉट ऑफ कोर्स। अच्छा मोमिन, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूँगी, सबसे पहले तो आपके अपने सब्जेक्ट्स क्या हैं जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? इसके साथ साथ ये जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, इस पर कितनी कॉस्ट आई, कितने एरिया पर आपने किया, कितनी रोड्स उसमें इन्वॉल्व थी? ओके, इन दोनों चीज़ों में ना मेरे वालिद साहब को बहुत बड़ा हाथ है। पहली बात तो ये कि मेरे वालिद साहब हैं कॉस्मेटोलॉजी फील्ड से, तो कॉस्मेटोलॉजी फील्ड से होने के आप मेडिकल फील्ड से एक फैमिली, मेरी मदर भी मेरे फादर भी, तो उस चीज़ से आपको क्या होता है कि यू ऑल्सो गो एंड चूज़ मेडिकल फील्ड ऑल्सो। तो मैंने भी प्री मेडिकल किया है, बट प्री मेडिकल मेरा हो चुका है, अभी कंप्लीट हो चुका है, बट मैं आगे सोचा कि मैं इंजीनियरिंग कंटिन्यू करूं, क्योंकि मुल्क की खिदमत करनी है, तो आई गेस ये बेहतर फील्ड है, इसमें मैं खिदमत कर सकता हूँ इंजीनियरिंग में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सरमाए की जो मुझे इसमें खर्च हुआ है, तो मेरे वाले साहब थे, उन्होंने मेरे पे बहुत ट्रस्ट किया है। काफ़ी यंग एज में हम देखते हैं वालिदैन जो अपने बच्चों पे ट्रस्ट नहीं करते, और मेरे वाले साहब ने बहुत बड़ा स्टेप लिया, मैं कहता हूँ, क्योंकि उनका एक रनिंग क्लिनिक और सब कुछ करके उन्होंने सब कुछ बंद करके ही सोल्ड हिज कार जस्ट टू फुलफिल माई ड्रीम्स। जो मैं चाह रहा था, उनको पोटेंशियल नज़र आया मेरे अंदर, और मैंने जब अपनी फर्स्ट मशीन बेची तो ही थॉट कि मतलब कुछ ना कुछ है स्पार्क इस चीज़ के अंदर। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ही हैज़ क्लोज डाउन ए क्लिनिक, और टोटली वो मेरे साथ आ चुके हैं इस चीज़ के अंदर, और टोटली हम दोनों मिल के कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कॉस्ट कितनी आई? ये मेरा सवाल था जी। कितने एरिया पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ, कितनी रोड्स थी उसमें, और फिर पैसा कितना लगा? पैसा इनिशियली तकरीबन मैंने वाले साहब का जो इनिशियल लगाया था, मेरे ख्याल से 0.5 मिलियन तक लग गया होगा, इतना तकरीबन बिल्कुल स्टार्टिंग में, क्योंकि उसके बाद जब मैंने मशीन्स बना ली थी तो मैंने खुद ही सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद खुद ही एक रेवेन्यू जनरेट हो गया था। अच्छा मोमिन, हम देखते हैं कि जिस तरह रोमा ने सबसे पहले सवाल उनका ये था स्टार्ट में, शुरुआत में, कि कराची में हम देखते हैं, इस्लामाबाद में चलो कुछ बेहतरी तो आ जाती है, बट दीगर शहरों में भी सिचुएशन जो है वर्स्ट किस्म की होती है। जब बारिशें बहुत आती है तो पानी बहुत आता है, तो ऐसे में क्या हुकूमत के साथ कोई रब्ता आपका हो चुका है? क्या उन्होंने कहा कि भैया हम आपको, जिस तरह वालिदैन ने हाथ रखा है, थपकी दी है भैया, तो ऐसे में क्या हुकूमत भी चाह रही है कि ये तजुर्बात जो चीज़ें आपने उनके सामने रखी हैं तो वो भी कुछ दिलचस्पी दिखाई है? उमूमन तो ये होता है कि वो देख लेते हैं और फिर कहते हैं चलो देख लेंगे, लेकिन देखने के बाद वो दोबारा नहीं आते। ऑफिशियल एडमिन में बात करूं तो इसमें मेरे स्कूल ने मेरा साथ दिया है। इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें मिनिस्टर जो फवाद चौधरी साहब हैं, उन्होंने मुझे इस चीज़ में थोड़ा सपोर्ट किया था, और उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ एक कामयाब चीज़ है, आप इसको चलाओ और टेस्टिंग वगैरह कराओ। PCSI उन्होंने रेफ़र कर दिया, इसकी टेस्टिंग वगैरह कराओ, तो विल ऑफ कोर्स गो फॉर गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट। बट अभी तक फ़िलहाल मैं यही चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट हो जाए। प्राइवेटली तो आई एम डूइंग ऑफ कोर्स, बट गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट में पाकिस्तान का फ़ायदा है, इट विल बी मैस प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स, तो पाकिस्तान का फ़ायदा है। ठीक है, ठीक है। मैं तो दिमाग से और चीज मेरे ख्याल में टाइम खत्म हो गया। जी जी बस जल्दी से बात ये कर लेते हैं नुमान से। मैं तो ये जानना चाह रहा था कोई और काम भी करते हैं? ये बस लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूंगा कि हाँ, नॉर्मल बिल्डिंग में और उस बिल्डिंग में क्या फर्क हो, थोड़ा सा ये चीज क्लियर कीजिए, वैसे भी टाइम शॉर्ट है, शॉर्ट सा आंसर आप दीजिएगा। नॉर्मल बिल्डिंग में, इस बिल्डिंग में, ये बेसिकली इको फ्रेंडली बिल्डिंग है आप कह सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी तक इको फ्रेंडली बिल्डिंग नहीं बन सकी, पूरा UAE यूरोप इन चीज़ों पर चलता है। इको फ्रेंडली से मतलब है कि साउंड इंसुलेशन, थर्मल इंसुलेशन, हीट इंसुलेशन, पेस्ट कंट्रोल, सेम ना आना, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को गंदा करती हैं, जो
कि बाद में स्ट्रक्चर को गंदा करती हैं, वो चीज़ें नहीं होती। तो इट्स टोटली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। दूसरा, इसको प्रोसीजर जो बनाने का है उसके अंदर भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती नहीं है, जिसकी वजह से जो ईंटों के भट्टे होते हैं जो काला धुआं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से स्मॉग पैदा हो रहा है। लाहौर इज़ मेन वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इस वजह से, क्योंकि जो ब्रिक मिल की प्रोडक्शन होती है, तो उसमें ऑफ कोर्स इस चीज़ की इको फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा है। ठीक हो, इको फ्रेंडली बहुत ज़्यादा है। ऑल द वेरी बेस्ट मोमेंट। थैंक यू सो मच आप शो के लिए वक्त निकाला। व्यूअर्स, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। जिस तरह से हमने शो के आगाज़ में बात की थी लाहौर के मौसम की, लाहौर में भी इस बार जो गर्मी का सीज़न है वो पहले स्टार्ट हो गया है। नॉर्मली मार्च बड़ा प्लेजेंट महीना हुआ करता है, बट इस दफ़ा अगर हम देखें तो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। स्पेशली अगर हम दोपहर के औकात देखें सो अनबेरेबल होती है गर्मी उस वक्त, और आपका गुजारा नहीं उन औकात में एसी के बगैर। इसी तरह अगर हम शहर कायद की भी सिचुएशन देखें, वहाँ का मौसम देखें, वहाँ पर भी गर्मी पड़ रही है, बट आने वाले दिन यानी कि 25 से 27 मार्च तक मज़ीद शिद्दत के साथ गर्मी पड़ने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज अहमद साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर शो। सर सबसे पहले ओवरऑल मौसम अगर हम देखें बहुत बदल चुका है। लाहौर में गर्मी का सीज़न बहुत पहले स्टार्ट हो गया है। नॉर्मली जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, मार्च जो है प्लेजेंट गुजरता है, उसमें आप एंड पर बाय द एंड ऑफ मार्च पंखों की ज़रूरत पड़ती है, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये जो इस दफ़ा हम शिद्दत देख रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, इसकी क्या वजह है? एनवायरमेंटल चेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, या कोई और रीजंस हैं? देखिए इस दफ़ा तो साउथ में तो खैर होता, मेरे ख्याल में आवाज़ का कोई प्रॉब्लम है, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। खैर मसला ये है कि गर्मी जैसे कि आप बता रही हो, मैं तो पिछले हफ्ते 10 दिन से देख रहा था, और जैसे मतलब मुख्तलिफ लोगों ने कहा भी कि जी गर्मी जो है वो इस दफ़ा जो अमूमन मार्च में हुआ करती है उससे 6-7 डिग्री ज़्यादा है। और फिर एक दिन तो ऐसा था कि जिसमें ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा थी और उससे बिल्कुल दम घुटने वाली सूरत हाल क्रिएट की हुई थी। ऐसे में कराची की ख़ास तौर पर जो खबर आई है कि वहाँ पर अगले 25 से 27 तक बहुत शदीद गर्मी पड़ेगी। लोगों के लिए वार्निंग भी चल रही है कि समुद्री ऐसा होता है कि समुद्री हवाएं बंद हो जाती हैं और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। तो लोगों के लिए एहतियाती तदाबीर का मतलब वो ख़ास तौर पे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन वाकई आपकी बात सही है, अगर एसी चलाएं तो ग्लोबल वार्मिंग, ना चलाएं तो वैसे मतलब तो करे क्या बंदा, क्या करे। इस्लामाबाद के बारे में हरमीत कहता रहता है कि इस्लामाबाद में भी बेहतर है फजा। बिल्कुल रोज़ा, मैं हमेशा इस्लामाबाद में, अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूं तो मैं पहली बार, हम बल्कि पूरे शहरी जो हैं, अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। क्योंकि मार्च का महीना मुझे याद है कि मई तक मौसम जो है बड़ा कमाल का होता था यहाँ पे इस्लामाबाद में, लेकिन अब ये लगता है कि 15 मार्च से जो गर्मी की शिद्दत आई है और ये परसों जो बारिश हुई थी उससे हल्का फुल्का गुजारा तो हो चुका है, लेकिन जिस तरह मार्च में मौसम होता है ख़ासकर इस्लामाबाद का, और कल परसों मेरी गाँव में बात हुई दोस्तों से तो उनका भी यही कहना था कि गाँव में अजीब सी सिचुएशन आई है कि हालांकि बर्फबारी भी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन उसके बावजूद लग रहा है कि गर्मी जो है, अचानक से गर्मी ने जो दस्तक दी है तो वो खुद हैरान है। ये सिर्फ हम लाहौर और इस्लामाबाद में नहीं बल्कि हम उन इलाकों में भी देख रहे हैं चीजें। हाँ, मरी का मेरा कुछ दिनों कबल मैं मरी गया था तो वहां पे भी मुझे इस तरह महसूस हुआ कि इस्लामाबाद और मरी में कोई फर्क मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि वहां का मौसम और यहाँ का मौसम बिल्कुल सेम था। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। हरमीत हमारे साथ इस वक्त चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज अहमद साहब दोबारा से हमें शो में ज्वाइन कर चुके हैं। सर मेरा वही सवाल कि इस बार जो गर्मी है उसमें हम बहुत ज़्यादा इजाफा देख रहे हैं। नॉर्मली मार्च प्लेजेंट महीना होता है, क्या रीजंस हैं इसके? देखिए इसमें जो मेट्रोलॉजिकली रीज़न तो हम यही दे सकते हैं कि अपर एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर यानी सबसिडेंस ऑफ विंड्स जब होती है तो वो ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ विंड्स वो गर्मी नीचे ग्राउंड तक एक तरह से क्रिएट कर देती है। तो मार्च में अनयूजुअली ये हुआ है कि गैर मामूली तौर पे अमूमन मार्च के महीने में नहीं होता, लेकिन वो अपर एटमॉस्फेयर में यानी 20 से लेके 30-40 हज़ार फीट तक वहाँ पर हाई प्रेशर एरिया की फॉर्मेशन हुई और उसके नतीजे में विंड्स मतलब उसके नतीजे में इंसुलेशन की शिद्दत बढ़ जाती है, जो सोलर इंसुलेशन होती है उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। तो वो इस वजह से ये बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं। और हकीकत यही है जैसे हरमीत बता रहा था कि सिर्फ यहाँ की बात नहीं है। अब हरमीत
शांगला का जिक्र कर रहा है और वहाँ कह रहे हैं कि मौसम तब्दील हुआ हुआ है, जहाँ पे इस वक्त तो मतलब यह है कि मार्च के महीने में, जैसे हरमीत से वैसे ये पूछना चाहिए कि क्या ऐसी भी सूरत हाल होती है जब मार्च में भी बर्फ़ पड़ जाए, क्योंकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि ऐसे मतलब बहुत से सीज़न आते हैं जहाँ मार्च में भी बर्फ़ पड़ जाती है। हरमीत, ऐसा है कोई शांगला में आपके मार्च में भी बर्फ़ का हो जाए? रऊफ साहब, हाँ रऊफ साहब, मैंने खुद देखी है, बल्कि मैं आपको ये कहूँ कि मुझे याद है कि जून का महीना जब यहाँ पे शदीद किस्म की आप ये समझे कि गर्मी होती थी, तो मैं जब गांव की तरफ जाता तो हमारे यहाँ इवन जो पंखे लगे हुए हैं वो भी लगे हुए होते थे, मतलब शुरू या वहाँ पे जो गर्मियों की शुरुआत थी वो ना होने के बराबर थी। लिहाफ जो है वो जून जुलाई में ही लोग ओढ़ते थे। और अब की सिचुएशन जो मार्च का महीना, यहाँ पे मैंने कई दफ़ा अपनी ज़िंदगी में बर्फबारी वहाँ पे होते हुए देखी है, और अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं शांगला में टॉप पे जहाँ पे बर्फबारी होती है। कुछ एक ऐसी पहाड़ी भी है जिसको स्पिन गर के नाम से याद किया जाता है, जहाँ पे हर साल जो है साल जो है वहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। लेकिन इस बार वहां पे बिल्कुल चीजें जो है वो बदली नजर आ रही हैं। वहां पे भी अचानक गर्मी जो है, क्योंकि उमूमन ये होता है कि अप्रैल के महीने तक वहां पे आग जलाई जाती है, क्योंकि वहां पे गैस नहीं उस इलाके में, तो लोग जो है आग जलाकर ही गुजारा करते हैं। मुख्तलिफ अंगीठियां जलाकर गुजारा, कोयला जलाकर गुजारा किया जाता है गैस के जरिए। लेकिन वहां पे ये हालात है कि लोगों ने वो जो सर्दियों के ब्लैंकेट थे या सर्दियों के जो जैकेट्स थी, वो सारी चीजें या कपड़े थे, वो दोबारा वापस ही जो है वो रख लिए हैं, और अचानक जो है गर्मियों ने दस्तक दे दी है। तो ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं कि अब हालात ऐसे लग रहे हैं कि सर्दियों की जो मुद्दत है रऊफ साहब, उसमें कमी आ रही है, बाकायदा कमी आ रही है, और गर्मियों की मुद्दत में बाकायदा इजाफा हो रहा है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। और आपने बड़ी मजे की बात की कि एसी लगाएं तो भी ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, ना लगाएं तो भैया रहना ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो गया। सरफराज अहमद साहब, आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, कराची का अगर हम मौसम देखें, कितना मैक्सिमम कितने डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, और कौन कौन से डेज ऐसे हैं जब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है? देखिए, इसमें ये बात क्लियर कर दूं कि एज सच हीट वेव का कोई इम्कान नहीं है अगले दिनों में, लेकिन टेम्परेचर अगले जो 3 दिन हैं 25, 26 और 27 मार्च, और फिर 30 मार्च के बाद दोबारा से ये दिन जो है इसमें गर्म मौसम रहेगा। 37-38 यूजुअली, और हो सकता है किसी दिन खासकर 30 मार्च को, और फिर इस तरह 26 मार्च को हो सकता है 39 डिग्री तक पहुंच जाए। और मार्च के वही जो बात आप कर रहे हैं कि मार्च के हिसाब से ये ज़्यादा टेम्परेचर हैं। मार्च का एवरेज दर्जा हरारत हम देखें तो कराची का 33 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, 32.6 एक्चुअली, लेकिन उसको 33 शुमार कर सकते हैं। तो हीट वेव तो बाकायदा जब 5 दिनों के लिए 5 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर हो और 40 को पारा छुए तो मुसलसल 4-5 दिन तो फिर हम डिक्लेयर किया करते हैं। अब लेकिन ये गर्म है, मौसम मामूल से कुछ ज़्यादा गर्म है, और ये ख़ासकर ईस्टर्न सिंध, सेंट्रल और अपर सिंध में ज़्यादा 40 डिग्री से क्रॉस कर जाएगा पारा। इसी तरह से ये फैलते फैलते फिर 27, 28, 29 को फिर ऊपर साउथ पंजाब और फिर सेंट्रल पंजाब तक पहुंचेगा ये सिलसिला। तो वहाँ भी टेम्परेचर आपके लाहौर, फैसलाबाद में भी 29-30 की जो 29-30 मार्च को मेरे ख्याल में 40 डिग्री से क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा, आपने डरा दिया। हम लाहौर में बैठे हुए हैं, हरमीत इस्लामाबाद में है, तो इस्लामाबाद का भी बताएं टेम्परेचर कैसा रहेगा? अगले दिनों में तो रैलियाँ होनी है, जलसे होने हैं, वो गर्मी भी है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर कैसा रहेगा? लोग जो निकलेंगे क्या अपने साथ कोई? देखिए, वो जो अभी जैसे बात कर रहे थे जी, जो मगरबी हवाओं का जब सिलसिला कोई आता है जिसके नतीजे में बारिश या बर्फबारी पहाड़ों पर हुआ करती थी, तो उसके इन्फ्लुएंस में फिर मौसम खुशगवार रहता था। तो अभी चूंकि बारिश का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है, आगे इस तरह का कोई अगले हफ्ता 10 दिन तक कोई खास नहीं है, सिवाय गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और जो एक्सट्रीम नॉर्थ, मतलब हमें डरा रहे हैं सर आप। अच्छा बारिश है, बाकी किसी जगह पे बारिश नहीं है। तो तेज धूप ही रहेगी। इस्लामाबाद में भी टेम्परेचर वही मेरे ख्याल में मिड 30s यानी 35-36 इससे ऊपर ही आगे जो आ रहा है हफ्ता इसमें रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि बारिशों की मुद्दत जी बारिशों की मुद्दत लगता है कि गर्मियों में कुछ ज्यादा होगी या कमी होगी पूरे गर्मियों में? क्या कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, जो इसमें एक्चुअली जो इस दफ़ा का विंटर सीजन है वो हमारे मार्च के एंड तक, उसको हम जैसे रेनफॉल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको विंटर रेनफॉल मार्च के एंड तक वो शुमार किया करते हैं। तो मार्च में बहुत कम बारिश हुई है, एक आधी स्पेल हुआ है अच्छा जो ऊपर नॉर्थ में हुआ है, और बाकी सेंट्रल पंजाब से नीचे तो बिल्कुल भी नहीं हुई। तो
ओवरऑल जो पूरा ये विंटर है ये एक तरह से ड्राई जा रहा है। जनवरी में सही। अच्छी बारिशें हुई थी, लेकिन फरवरी जो है वो लार्जली डेफिशिएंट मंथ गुजरा है। इसी तरह से मार्च में भी बहुत कम बारिशें हुई हैं, तो ओवरऑल कम है। अब देखिए मानसून तो हमारे यहाँ जुलाई से जाके स्टार्ट होता है, बीच में स्प्रिंग यानी अप्रैल मैं के जो ख्याल 2 में महीने break हैं उसको हम स्प्रिंग की बारिश में जी बताते बड़ी हैं। मेहरबानी, तो बहुत उसमें शुक्रिया कोई सर, impact थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी। मैं हमें ब्रेक की तरफ चलें, बिल्कुल, हमने अभी क्रेडिट का जिक्र करना है। बड़े मैं तो इंतजार में बैठा हूँ ये तीसरे टेस्ट और फिर आगे की स्ट्रेटजी के लिए। बिल्कुल, क्रिकेट पर भी बात करेंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। खेल और खिलाड़ी की बात और क्रिकेट मैच इस वक्त आज खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान चौथा दिन है और इसके साथ ऑस्ट्रेलिया की सेकंड इनिंग्स हैं। अभी तक 90 रन ऑस्ट्रेलिया के हो चुके हैं, आउट कोई भी नहीं है। ओवरऑल मैच को डिस्कस करेंगे हमारे साथ वन एंड ओनली इरफान ज़हीर, चौधरी इरफान ज़हीर हमारे शो में मौजूद है। इरफान, सवाल यहाँ पे यही पैदा होता है कि एक ऐसी पिच जो बॉलर जिस पे बहुत कामयाब नहीं थे, तो पहला सवाल तो यहीं से कि पाकिस्तान ने 7 विकेट खो दिए 20 रन के एवज और अपने आप को थोड़ा सा एक मुश्किल हालत में डाल लिया। थोड़ी नहीं, सब बहुत ज़्यादा मुश्किल हाल में डाल लिया। चले, मतलब ये ना कि सेकंड इनिंग में अगर वो कराची जैसी परफॉर्मेंस देते हैं तो मैच बचाना आसान हो जाएगा, लेकिन इस वक्त जिस स्पीड पे वो रन्स कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन, तकरीबन 3.54 की एवरेज के ऊपर वो रन्स कर रहे हैं पर ओवर के हिसाब से, तो वो तो जीतने वाले मूड में लगते हैं। इस तरह से वो चल रहा है। देखिए थोड़ा सा पहले हम विकेट की बात कर रहे हैं। पिंडी और कराची की विकेट से ये थोड़ी सी मुख्तलिफ विकेट है। इधर हमने देखा है कि क्रैक्स भी ज़्यादा हैं, बॉल रिवर्स स्विंग भी हो रही है और सरफेस ज़्यादा हार्ड है। और ये अभी जैसे हमारे भी ऑलमोस्ट 8 विकेट जो ली वो फास्ट बॉलर ने ली, और इसी तरह उनके भी 9 विकेट्स जो उन्होंने पाकिस्तान की आउट की वो भी फास्ट बॉलर ने ली, एक स्पिनर ने आउट किया। तो ये तो बिल्कुल हम उससे बात कर सकते हैं कि विकेट जो है ये स्पोर्टिंग विकेट है और ये बॉलर्स को भी मदद दे रही है। और उसमें यह था कि जैसे ही बॉल थोड़ी पुरानी हुई तो हमारे पेस अटैक ने भी रिवर्स स्विंग की, शहीन अफरीदी ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। इसी तरह हमने देखा कि कमिंस ने पहले आके बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, फिर साथ जो स्टार्क ने साथ दिया, स्टार्क का खास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा, जो स्पेल था वो बहुत आउटस्टैंडिंग था। जिस तरह उसने पहले फवाद आलम को आउट किया, फिर रिजवान को आउट किया, फिर साथ कमिंस ने फिर विकेट्स ली, तो बहुत सुपर्ब स्पेल था। और ये जितना क्रेडिट उनके पेस अटैक को दिया जाए वो कम है। हमारे लिए अलमिया ये है कि हमारी कंडीशन के अंदर आके हमारी होम ग्राउंड के अंदर एडवांटेज वो ले रहे हैं, ठीक है। जो पहले दिन आपको याद होगा रबीत राजा ने पहले टेस्ट मैच के बाद कहा था कि हम किसी तरह भी फास्ट विकेट्स को मददगार विकेट नहीं बनाना चाहते, अगर बना दी तो उनके बॉलर जो हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर है और उनके पास 3-4 दुनिया के बेस्ट पेस अटैक हैं और हमें गिरा देंगे। ये तो डिफीटिस्ट मेंटालिटी है। मैं वही कह रहा हूँ कि आप जी, तो आपको अगर चलना था तो पूरा उस तरफ जाना चाहिए था। अच्छा, फिर आपने अपनी स्टेटमेंट को निगेट किया, आपने बिल्कुल डेड ट्रैक बनाए, तो फिर अगर ये स्पोर्ट कर रही है तो किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ कर रही है। इस दफ़ा आपने क्यूरेटर भी जो था वो आईसीसी का मंगवाया कि हमें स्पिनिंग ट्रैक बना के कुछ अच्छा आउटकम लेंगे, बट इवेंचुअली देखा कि कोई उसमें फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बड़े ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है। जी हरमीत। रऊफ साहब, मैं तो हैरान हूँ, परेशान भी हूँ कि तो मैच नहीं देखा, जारी बात है कुछ मसरूफियात की बिना। लेकिन ज़हीर साहब, आपको क्या लगता है कि रावलपिंडी और जिस तरह पिच की हम बात करते हैं तो रावलपिंडी और कराची के में यहाँ तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि कुछ ट्विस्ट हमें दिखाई दे रहा है, कुछ विकेटें भी गिर तो रही हैं पाकिस्तान की जिस तरह गिरी हैं, तो आपको नहीं लगता कि कुछ चीज़ें जो हैं वो दिलचस्पी की बाइस बन रही हैं इन 2 टेस्ट को अगर हम देखें तो, या रावलपिंडी खास रावलपिंडी को देखें तो? मुझे हाँ, ये सवाल नहीं आया। मतलब ये है कि इस मैच में कोई आपको लग रहा है कि कोई नतीजा खेज होगा और कोई इंटरेस्ट का बायस होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों के लिए तो खैर अगर नतीजा निकला तो वो यही हो सकता है कि पाकिस्तान ये टेस्ट हार जाए, जो शायद बहुत इंटरेस्ट की चीज़ नहीं होगी। देखिए, वो जिस तरह लास्ट मैच के अंदर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया और इस दफ़ा भी वो टोटल हमने ही उनको चांस दे दिया है। मैच बिल्कुल हमारे कंट्रोल में था, हम इसको चले जीतना तो मुश्किल लग रहा था लेकिन हम टाई कर सकते, ड्रॉ कर सकते थे। तो वही गलती की जिस तरह हमने लास्ट मैच में की। लास्ट मैच में पहले इनिंग्स में बिल्कुल हम डिबैकल में चले गए और इसमें भी हमने देखा कि बिल्कुल वही डिजास्टर वाली पोजीशन में हम खुद ले आए हैं, जिस तरह 20 रन के अंदर 7 खिलाड़ियों का आउट होना। और इसमें क्वेश्चन मार्क हमारे मिडिल ऑर्डर पे फिर एक दफ़ा खड़ा हो गया। मिडिल ऑर्डर में हमने देख रहा है कि फवाद आलम, जिसकी पहले बहुत प्रेज किया गया, कितने टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, बट अब देख रहे हैं कि लास्ट को 2-3 सीरीज से अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं, आउट ऑफ सॉक्स हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमने बड़े नामों के साथ चलना है
इसी तरह हमने देखना कि हमने बॉलिंग के अंदर भी हसन अली की परफॉर्मेंस के ऊपर काफी क्वेश्चन मार्क है। इतनी स्पीड कम हो गई है हाँ। उसकी, 130 से नीचे आ गया हुआ है, तो वो इतनी स्पीड के ऊपर जब डेड विकेट होगी तो आप वैसे ही मौसर नहीं रहेंगे। आप देखो ना, दोनों जिन ऑस्ट्रेलियंस हैं जिन्होंने विकेटें ली हैं या पाकिस्तानी जिन्होंने विकेटें ली हैं, वो 140 एवरेज के ऊपर बॉलिंग करते हैं। देखिए किसी भी पेस बॉलर का जब कुछ नॉच 5-6 नॉच नीचे आ जाता है उसका बॉल, तो बड़ा इजी हो जाता है इवन स्विंग को भी खेलना। अगर स्टार्क यूजफुल थे या कमिंस यूजफुल थे, इसीलिए थे कल भी कि उनका पेस 140 प्लस था, जैसे आपने मेंशन किया, बिल्कुल ठीक बात है। अब आपके पास लॉट में काफी लड़के नए अवेलेबल हैं, आपको उसको ट्राई करनी पड़ेगी। अगर आप नामों पे चलते जाएंगे तो फिर आप सफर करेंगे। अब हेजलवुड दुनिया का बेस्ट बॉलर है, उन्होंने देखा कि इधर विकेट्स के अंदर फास्ट बॉलर को इतना मदद नहीं मिल रही, उसका पेस नीचे है, उन्होंने फौरन डगआउट में बिठा दिया, ठीक है, तो उन्होंने उसके साथ कैरी नहीं किया। तो आप अच्छा इरफान जी, इरफान, अगर हम देखें, अल्लाह ना करे कि इसका नतीजा जो है वो बदले, ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह मजबूत दिखाई तो दे रही है, लेकिन अगर जीत उनकी हो जाती है तो वनडेज पे कितना असर जो है पड़ेगा? पाकिस्तानी टीम क्या उसी तरह आएगी, परफॉर्म करेगी? डिमोरलाइज तो नहीं हो जाएगी? वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल होगी, लेकिन टेस्ट का उनका फोकस ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि 100% उन्होंने फुल स्ट्रेंथ अपनी टीम भेजी है, क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स वो लूज नहीं करना चाह रहे थे। ओडीआई के अंदर उनकी हाफ कह लें, हाफ स्ट्रेंथ की साइड है, कुछ प्लेयर मेन प्लेयर उनके चले जाएंगे और कुछ नए लड़के भी उन्होंने कह लें कि वो भी इंडक्ट किए, इसीलिए किए कि वो शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट भी कह सकते हैं और उनको इतना मैटर नहीं करता। ऑल्दो के ओडीआई के भी पॉइंट्स हैं जो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग के लिए आपको चाहिए, बट वो उस पर इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे जितना वो टेस्ट के लिए कर रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान डिमोरलाइज होगी, बाबर के ऊपर बड़ा डेंट पड़ेगा। बाबर ने कल लास्ट हमने देखा टेस्ट मैच उसने सेव तो किया, लेकिन विक्ट्री वाली जो बात करते हैं ना, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की जो बात करते हैं वो नहीं आ रही, इनोवेशन की बात करते हैं बाबर की तरफ से वो नहीं आ रही। तो ये मेरा ख्याल है बाबर पे इट्सल्फ बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा कि वो उसको खुद कैसे देखते हैं। वनडे में अगर हम देखें तो वनडे में हमारी परफॉर्मेंस को बहुत आला भी नहीं है। अगर हम T20 में जरा थोड़ा सा ऊपर हैं तो वनडे में हम पहले ही जरा नीचे हैं, मतलब रेटिंग में ना जी। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में और बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा हमें। वनडे में दो सब रीजन मुझे नजर आती हैं। एक तो सबसे पहले ये कि जैसे देखें पूरी दुनिया में सबसे कम ओडीआई हमने खेले, सिर्फ 6 ओडीआई मैचेस खेले हमने, और दूसरी तरफ ये देखा जाए कि वनडे के अंदर हमारा मिडिल ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है ना, वो बहुत डिजास्टर की तरफ लेके जा रहा है। ओपनिंग स्लॉट तो ओपनर अब आप देखें हमारे पास कितने ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, फखर भी आपके पास है, बाबर भी है, रिजवान भी आपने डाल दिया है, फिर आगे शफीक भी आ गया, ठीक है, इमाम भी आपका हर फॉर्मेट खेल रहा है, शान मसूद भी आप आ चुके हैं। मिडिल ऑर्डर में आपके पास एक ही बैट्समैन प्रिपेयर था, हारिस सोहेल था। हारिस सोहेल की अभी भी ओडीआई के अंदर सबसे ज्यादा एवरेज है 47 की, उसको आप नहीं खिला रहे। फिर साउथ शकील को आपने दरमियान में लास्ट ईयर थोड़ा प्रिपेयर किया, अब उसको चांस नहीं दिया जा रहा। तो मिडिल ऑर्डर यही रीजन है कि पाकिस्तान हमेशा मिडिल ऑर्डर में अच्छा परफॉर्म ना करने की बजाय मिडिल ऑर्डर को हम पिछले पीएसएल से लेकर अब से लेकर अभी ऑस्ट्रेलिया का भी मैच आ गया, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच इरफान। इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।